धौलपुर गांव में मोहन नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहता था। मोहन का परिवार थोड़ा बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चे थे जो अभी काफी छोटे थे। मोहन के पास एक बहुत छोटा जमीन का टुकड़ा था। वो उसी में मेहनत करके फसल उगाता था और अपने परिवार का पेट पालता था। मोहन को देखकर गांव के बाकी किसान हैरान हो जाते। आखिरकार मोहन इतनी सी जमीन में इतना ज्यादा फसल कैसे उगा लेता है? मेरी जमीन तो उससे कहीं ज्यादा है। इसके बावजूद मेरी फसल कभी इतनी अच्छी नहीं उगती। एक दिन की बात है। गांव में एक दिन काफी ज्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई, जिनमें से एक मोहन भी था। अब मोहन धर्म संकट में पड़ गया। अब मैं क्या करूं? इतनी सी जमीन का टुकड़ा है मेरे पास जो पूरा पानी से लबालब भर चुका है। सारी फसल भी खराब हो गई है। अब मैं कैसे अपने बच्चों का पेट भरूंगा? नहीं, मैं अपने परिवार को भूखा मरते हुए नहीं देख सकता। अरे, आप परेशान क्यों होते हैं? सेठ कांतिलाल से मदद ले लीजिए। वो तो वैसे भी अपने खेतों में कई किसानों को काम देते हैं। आपको भी जरूर दे देंगे। हाँ लक्ष्मी, मदद तो सेठ कांतिलाल कर देंगे, लेकिन तुम तो जानती हो कि वो सेठ जितना धनवान है उससे ज्यादा वो घमंडी है। वो तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है जी, पर हम भी क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। मोहन जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो घमंडी सेठ है, जिसने गांव के कई अन्य गरीब किसानों को या तो कर्ज दिया था या अपने यहाँ काम पर रखा हुआ था। इसीलिए मोहन ने हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की बजाय सेठ के पास जाने का फैसला किया और अगले ही दिन उनके पास पहुंच गया। सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्ज दे दो, जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं। फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे देना ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। घमंडी सेठ को उसकी इन बातों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वो भी जानता था कि मोहन कितना मेहनती है और वो जिस भी खेत में काम करेगा वहाँ वो दुगनी फसल उगा सकता है। ऐसे में सेठ ने मन ही मन खुद से कहा, मैं इसे उधार पैसे देता हूँ तो शायद यह स्थिति में नहीं है कि मुझे पैसे वापस लौटा सके, लेकिन मैं अगर इसे अपने खेतों में काम करवाता हूँ तो मुझे जरूर दुगना फायदा होगा। देख भाई, पैसा तो तुझे मैं दूंगा नहीं, और मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से मौजूद हैं, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी देता हूँ। पर मैं तुझे इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं 300 देता हूँ, मैं तुझे 200 ही दे पाऊंगा। मरता क्या ना करता, मोहन ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेत में काम करना भी शुरू कर दिया। 2 महीने तक नियमित वो सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता और देखते ही देखते 4 महीने का काम उसने अपनी मेहनत से 2 महीनों में ही खत्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफी खुश था, लेकिन वो कभी उसे ये जताता नहीं था। जब सेठ ने देखा कि उसका खेतों का काम अब खत्म हो चुका है तो सेठ ने मन ही मन सोचा, मोहन ने 4 महीने का काम तो 2 महीने में ही खत्म कर दिया है। अगर मैं मोहन को काम से निकाल देता हूँ तो मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। खुद से ये कहकर सेठ ने मोहन को काम से निकालने का फैसला कर लिया। हालांकि एक बार सेठ को ये विचार भी आया कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा ना मिले, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब उसे फिर से नौकरी पर रख लूंगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा है ही कौन जिसके आगे ये लोग अपने हाथ फैलाएंगे। एक दिन सेठ ने मोहन को अपने पास बुलाकर उससे कहा, मोहन, ये है तुम्हारा आज के दिन तक की पगार, और कल से तुमको काम पर आने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। ये सुनकर मोहन का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीनों से कम ही सही मेरे बच्चों के पेट में अन्न का दाना तो जा रहा था, अब मैं क्या करूंगा?
यही सोचकर उसकी आंख से आंसू निकल आए। मोहन ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा। सेठ जी, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है, मुझे मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टस से मस न हुआ। सेठ ने खरी खोटी सुनाकर मोहन को वहां से चलता कर दिया और मन ही मन 2 महीने की तनख्वाह बचाने की खुशी मनाने लगा। अगले दिन जब सेठ सवेरे उठा और अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि मोहन उसके आंगन में ही बैठा हुआ है। सेठ ने उसे पास बुलाकर पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? सेठ जी, मुझे वापस काम पर रख लीजिए। आप जानते ही हैं मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है, थोड़ी दया कीजिए। देखो मोहन, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मेरे पास अब तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, इसलिए तुम सुबह सुबह मेरा वक्त खराब मत करो। ये कहकर सेठ ने उसे वहां से जाने को कह दिया। बेचारा मोहन अपना सर नीचे झुका के वहां से चला गया। अगले दिन फिर वही घटना दोहराई गई। मोहन फिर सेठ के आंगन में बैठा था। सेठ ने फिर उसे वहां से लज्जित करके भेज दिया। ये घटना अगले कई दिनों तक ऐसे ही चलती रही। अब तो मोहन सेठ के कहने पर भी वहां से नहीं जाता था और वहीं पर बैठा रहता था। एक बार सेठ ने उससे कहा, तुम कैसे आदमी हो? मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन अब घर जाता हूँ और भूख से बिलखते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ, तब यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल जैसे पत्थर का बना हुआ था। उसने मोहन को अभी तक काम पर नहीं रखा और ना ही उसका ऐसा करने का कोई भी इरादा था। एक दिन सेठ ने सोचा कुछ दिनों के लिए वो किसी और गांव चला जाए ताकि मोहन से पीछा छुड़ा सके। अगले दिन मोहन के आने से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर अपने किसी सगे संबंधी के घर चला गया और वहां पर 10 दिन तक रहने के बाद फिर अपने गांव लौटा। घर लौटते ही सेठ ने आसपास हर जगह नजर दौड़ाई तो पाया कि वहां अब मोहन नहीं था। मेरी तरकीब काम कर गई, लगता है मोहन से अब पीछा छूट गया है। हालांकि अब सेठ के दरवाजे पर मोहन नहीं बैठा था, लेकिन मोहन का विचार अभी भी सेठ के मन में घर कर बैठा था। मोहन इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं दिखता है। उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे कोई और काम मिल गया होगा या फिर कुछ और? इन विचारों ने सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को मोहन की खबर लेने के लिए उसके गांव जाना पड़ा। सेठ को मोहन का घर नहीं मालूम था, इसीलिए आस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछने पर पता चला कि मोहन घायल हो चुका है और अपने घर पर आराम कर रहा है। लेकिन मोहन घायल कैसे हुआ? सेठ जी, जब आप अपना घर छोड़कर किसी और गांव में गए थे तब बंद घर देखकर कुछ चोर आपके यहाँ चोरी करने आए थे, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में मोहन चोटिल हो गया था। ये सब जानने के बाद सेठ का पत्थर का दिल अब मोम की तरह पिघल गया। सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा। सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी को ज्यादा काम करवा के उसका पूरा पैसा नहीं दिया। जिसको उसे गले से लगाने चाहिए था उसे ठोकर मारकर भगा दिया। सेठ मोहन का घर का पता पूछकर उसके घर पहुंच गया तो देखा कि मोहन के घर की हालत बहुत खराब है। उसका परिवार भूख से बेहाल है और वो खुद अपने हाथ पैर पर चोट के साथ एक खाट पे पड़ा हुआ है। ये सब देखकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए। सेठ ने मोहन के पास जाकर उससे सच्चे दिल से माफी मांगी, उसको उसकी मेहनत का पैसा दिया, उसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ काम पर रख लिया। सुंदरपुर गांव में एक रमेश नाम का कुम्हार अपनी पत्नी लतिका के साथ रहता था। वो इतने सुंदर सुंदर घड़े बनाता कि गांव के ज्यादातर लोग उसी के पास आकर मिट्टी के घड़े, दिए और बर्तन खरीदा करते थे। और तो और रमेश बहुत ईमानदार था, इसलिए वो अपने सामान पर लगी लागत और अपनी मेहनत का पैसा ही लोगों से लिया करता था। भाई साहब, बस 20 रुपए।
वाह रमेश, ये तो बाजार से बहुत ही सस्ता है। तुम आखिर इतना सस्ता ये घड़ा कैसे बेच रहे हो, जबकि तुम्हारी पास वाली दुकान पर यही घड़ा 50 रुपए का मिल रहा है। भाई साहब, मैं बस अपने घड़े की लागत और इसमें लगी मेरी मेहनत के ही पैसे लेता हूँ, इसलिए मेरे घड़े 20 रुपए के हैं। रमेश की ये बात ग्राहकों को बहुत पसंद आई, इसीलिए ग्राहक ने उसके बारे में बाकी लोगों को भी बताया, जिससे रमेश के घर के बाहर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई। वहीं रमेश के घर से सटे सोनू के घर के बाहर लगी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं था। देख रही हो ना सीमा, एक भी ग्राहक नहीं है हमारी दुकान पर। क्या करें इस रमेश का, इसकी ईमानदारी हमें सड़क पर ले आएगी। सही कह रहे हो जी, इतने कम दाम में घड़ी बेचता है कि लोगों ने हमारी दुकान पर आना ही बंद कर दिया है। क्यों ना हम भी इसके घड़ों से कम दाम पर घड़ी बेचें? पागल हो गई हो क्या? उससे कम दाम में बेचेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? तो फिर आप ही सोचिए क्या किया जाए इस रमेश का। रमेश की दुकान के पास ही सोनू अपनी दुकान भी लगाता था। रमेश की तरह वो भी मिट्टी के दिए, घड़े और बर्तन बनाया करता था। फर्क बस इतना था कि उसके घड़े रमेश की तुलना में काफी महंगी थी, इसीलिए उसकी दुकान पर ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे और इसी वजह से सोनू अक्सर परेशान रहता था। एक दिन गांव का जमींदार रमेश के घर आया। रामू और रमेश कहाँ हो? बाहर आओ। मालिक आइए, आपका स्वागत है। रमेश, तुम्हें 7 दिनों में 100 मटके बनाने हैं। 100 मटके मालिक? 7 दिनों में 100 मटके कैसे बनेंगे? देख रमेश, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी माँ की इच्छा है कि वह गरीबों में मटके दान करे, इसलिए ये लो पैसे। मुझे विश्वास है कि तुम जल्द ही मटके बना दोगे। रमेश का पड़ोसी सोनू अपने घर से ये सब देख रहा होता है और खुद से कहता है, जमींदार को इस रमेश का बहुत विश्वास है ना। ठीक है, भरोसा कैसे तोड़ा जाता है वो मुझे अच्छी तरह पता है। ये कहकर सोनू रमेश का काम खराब करने की योजना बनाना शुरू कर देता है और वहीं रमेश जमींदार के लिए मटके बनाने के लिए बाजार से मिट्टी ले आता है और मटके बनाना शुरू कर देता है। मटके बनाने के काम में रमेश बचपन से ही माहिर था, इसीलिए एक दिन में वो कई सारे मटके बना दिया करता था। सुनिए जी, आप सुबह से बिना खाए काम कर रहे हैं, पहले जल्दी से आकर खाना खा लीजिए, फिर करते रहिएगा काम। लतिका के कहने पर रमेश खाना खाने चला जाता है। वहीं उसका पड़ोसी सोनू ये सब देखकर चौंक जाता है कि रमेश ने एक ही दिन में इतने सारे मटके बना दिए थे। मटके को देखकर वो खुद से ही कहता है, ये रमेश तो बड़ी जल्दी जल्दी सारे मटके बना रहा है, पर कोई नहीं, इसकी जमींदार के सामने ऐसी बेइज्जती करूंगा कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इतना कहते ही सुरेश गांव के ही एक हलवाई के पास जाता है। और नथुलाल, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। इसमें क्या शक है, मैं एक हलवाई हूँ और अच्छा खाना बनाना मेरी जिम्मेदारी भी है। हाँ भाई, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैंने सुना कि तुम कभी कभी लोगों को घर पर न्योता देकर उन्हें खाना खिलाते हो। हाँ सोनू, ये बिल्कुल सही सुना है तुमने। क्या तुम्हें भी मेरे घर पे खाना खाने आना है? अरे नहीं नहीं भैया, वो क्या है ना, जो मेरे घर के बगल में रमेश रहता है ना, वही बता रहा था कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, लेकिन वो इस बात से उदास था कि तुमने कभी उसे खाने का न्योता नहीं दिया। अच्छा ऐसा है, तो मैं कल ही उसके घर जाकर उसके परिवार को खाने का न्योता दे आता हूँ। अरे वाह भैया, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। पर हाँ, रमेश को ये मत बताना कि यह बात मैंने तुम्हें बताई है, बेचारे को अच्छा नहीं लगेगा। अरे ना ना, मैं क्या पागल हूँ जो उसे मैं ये कहूँगा। अगले दिन नथुराम रमेश को खाने का न्योता देने उसके घर जाता है। अरे रमेश भाई, कैसे हो?
सब ठीक है? नथु राम जी, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, बहुत दिन बाद यहाँ आना हुआ। हाँ भाई, आज मैं एक विशेष काम से तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि मैं एक हलवाई हूँ और कभी कभी कुछ खास लोगों को न्योता देकर खाना खिलाता हूँ। तो आज मैंने तुम्हारे परिवार को खाने का न्योता देने आया हूँ। आज रात तुम्हें मेरे घर पे खाना खाने आना होगा। अरे वाह नथु राम जी, ठीक है, हम लोग रात के खाने पर जरूर आएगा। शाम होते ही रमेश, उसकी पत्नी लतिका दोनों नथुराम के घर खाने के लिए निकल पड़ते हैं और वहीं पीछे से सोनू डंडा लेकर रमेश के घर घुस जाता है और गुस्से में उसके सारे मटके तोड़ देता है। अब देखता हूँ कैसे जमींदार को देता है ये 100 मटके। सोनू मटके तोड़कर अपने घर वापस आ जाता है। वहीं रमेश और उसकी पत्नी भी खाना खाने के बाद घर आ जाते हैं। सही कहते हैं लोग, नथुराम के हाथ के खाने की बात तो अलग है। हाँ सही कहा। चलो तुम बैठे, मैं जरा दूसरे कमरे में जाकर मटकों पर एक नजर मार आता हूँ। इतना कहकर रमेश दूसरे कमरे में चला जाता है और वहाँ का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि इसके सारे मटके टूटे पड़े होते हैं। ये देखकर वो बहुत रोता है। ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? दिन रात लगाकर मैंने ये मटके तैयार किए थे। अब मैं जमींदार को क्या कहूंगा? इतने कम दिनों में मैं अब इतने सारे मटके कैसे बनाऊंगा? अगले दिन सोनू की सास सोनू के घर आती है और अपनी बेटी सीमा से कहती है, क्या बात है बेटा, सोनू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। माँ वो क्या है ना, ये जरा अपने काम में व्यस्त है। अच्छा, ऐसा भला क्या काम आ गया है उसे? माँ वो रमेश को जमींदार ने 100 मटके बनाने का काम दिया था और उसने कई सारे मटके बना भी लिए थे, पर जब वो नथुराम के वहाँ खाने के लिए गया तब तुम्हारे दामाद ने रमेश के घर जाकर उसके सारे मटके तोड़ दिए। अब बेचारा रमेश इतने कम दिनों में मटके नहीं बना सकता और तो और अब तो उसकी हिम्मत भी टूट गई है। और जब जमींदार आएगा और उसे 100 मटके बने हुए नहीं मिलेंगे तो वो रमेश की खूब बेइज्जती करेगा। तभी आपके दामाद 100 मटके बनाकर जमींदार को दे देंगे। देखा माँ इनका दिमाग। सीमा जहाँ अपनी माँ को ये सारी बातें बता रही थी कि तभी पीछे से रमेश की पत्नी लतिका सोनू के दरवाजे पर खड़ी ये सारी बातें सुन लेती है, जिसे सुनकर लतिका को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अजय सुनिए, आप फिर से मटके बनाइए। इतने कम समय में कैसे होगा? तो अब तो पैसे भी नहीं हैं। ये लो मेरे सोने के कंगन, इन्हें बेचकर मिट्टी ले आइए। और हाँ, ये मटके आप यहाँ नहीं बनाएंगे, किसी दूसरी जगह पर बनाइएगा। अगले दिन जमींदार रमेश के घर आते हैं। अरे रमेश, कहाँ हो? जमींदार की आवाज सुनकर सोनू तुरंत बाहर आ जाता है और कहता है, मालिक वह तो यहाँ नहीं है। उसने तो एक भी मटका नहीं बनाया है और पता नहीं कहाँ चला गया है। क्या ऐसी लापरवाही? रमेश पर कितना भरोसा किया था मैंने। अब क्या करूं? कहां से आएंगे 100 मटके? मालिक मेरे पास 100 मटके बने हुए हैं, आप मेरे मटके ले सकते हैं। सोनू की ये बात सुनकर जमींदार बहुत खुश होता है कि तभी पीछे से रमेश 100 मटके बनाकर ले आता है। अरे रमेश, मैंने तो सुना था कि तुमने एक भी मटका नहीं बनाया है। मालिक, इस सोनू ने मेरे सारे मटके तोड़ डाले। अच्छा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ही मटके तोड़े हैं? मैं हूँ सबूत। मैंने तुम्हारी पत्नी सीमा को ये कहते सुना था कि तुमने हमारे घर आकर सारे मटके तोड़े थे। सच बताओ सोनू, वरना मैं तुम्हें गांव से बाहर कर दूंगा। जमींदार की धमकी से डरकर सोनू अपनी गलती मान लेता है और रमेश से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझे रामू से जलन हो गई थी
और मन में लालच आ गया था, इसलिए मैंने ये सब किया।